नमस्कार, मैं डॉक्टर राममोहन तारमीना, फैकल्टी स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट साइंस जेएनयू। आज सभी का SCDRR चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन और हेल्थ इम्पैक्ट विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ दीपिका शर्मा और अनीसा है, जो शोधार्थी है स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट साइंस में। अब हम बात करते हैं कि विषय का, तो माइक्रोप्लास्टिक स्मॉल साइज ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल होते हैं जिनका साइज 5 mm से छोटा होता है। अब विषय आता है कि ये इतने ज्यादा टॉक्सिक क्यों है, इतने ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। अगर हम बात करें 70 साल पहले की, तो माइक्रोप्लास्टिक प्रोडक्शन था वो 360 मिलियन टन था, जो आज बढ़कर 500 मिलियन टन हो गया है। अगर बात करें कि ग्लोबली प्रोडक्शन की, तो चाइना सबसे बिगेस्ट प्रोडक्शन है, जो about 17% प्रोडक्शन करता है। Then if we talk about that, India is producing third largest production of this microplastic, and माइक्रोप्लास्टिक ज्यादातर जो कंटामिनेशन है वो ओशियन में कंटामिनेशन, मैराइन कंटामिनेशन है। 75% ऑफ मैराइन कंटामिनेशन माइक्रोप्लास्टिक की वजह से है, जिसमें 70 से 80% सोर्सेज लैंड सोर्सेज है और 10 to 20% जो सोर्सेज है वो वाटर सोर्सेज है। दो प्रकार का माइक्रोप्लास्टिक सोर्सेज होता है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज जो होता है आपका, जो डेली आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, फाइबर्स जो आपका क्लॉथ से आता है, आपका अदर जो यूटेंसिल, हाउस होल्ड यूटेंसिल होता है, इंडस्ट्रियल जो माइक्रोप्लास्टिक आता है, वो सारा जाके रिवर के थ्रू माइक्रोप्लास्टिक ओशियन में चला जाता है। सेकेंडरी सोर्सेज होता है कि इट डिग्रेड बाय द प्राइमरी प्लास्टिक बाय दिस एयर, सोil, वाटर, pH, UV रेज। तो इस तरह से दो तरह का माइक्रोप्लास्टिक सोर्सेज है, एक प्राइमरी सोर्सेज है, सेकेंडरी सोर्स। माइक्रोप्लास्टिक में माइक्रोप्लास्टिक के अलावा जो एडिटिव यूज किए जाते हैं, जो उसकी टॉक्सिक जो स्ट्रेंथ और उसकी यूटिलिटी को बढ़ाते हैं, लाइक हैवी मेटल वगैरह, वो भी एक विषय है चर्चा का। तो अब मैं चर्चा में आगे बढ़ाते हुए दीपिका जी से अनुरोध करूंगा कि वो बताएं कि किस तरह माइक्रोप्लास्टिक की स्टडी अभी तक हुई है, किस तरह का माइक्रोप्लास्टिक कहाँ कहाँ डिटेक्ट हुआ है। 20 साल पहले रिचर्ड थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमथ के, उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी माइक्रोप्लास्टिक। एंड 1970 से 1980s तक से काम हो रहा है माइक्रोप्लास्टिक पे। बट अगर हम देखा जाए तो 20 साल पहले जो हमारा एक रिसर्च कम्युनिटी में ये माइक्रोप्लास्टिक टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, उसके बाद आज तक हम देखा जाए तो रिसर्च का क्वालिटी एंड क्वांटिटी तो इंक्रीज हुआ है, बट जो प्लास्टिक है उसकी क्वांटिटी उससे ज्यादा इंक्रीज हुई है। अगर हम देखें ग्लोबली तो माइक्रोप्लास्टिक पे हम देखेंगे कि पेपर्स बहुत सारे स्टडीज के आए हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है। अगर इंडिया में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टडीज माइक्रोप्लास्टिक पे सदर्न इंडिया में हुई है, एंड द स्टडी स्टार्टेड फ्रॉम द ओशियंस, क्योंकि ओशियंस में सबसे ज्यादा जो फिशिंग होती है, ऐसा कहते हैं कि जो ओशियंस में प्लास्टिक का प्रोडक्शन है वो इससे ज्यादा जा रहा है कि जो ह्यूमंस यूज करते हैं। बट अगर हम ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखें जैसे सी पायरेसी जैसी डॉक्यूमेंट्रीज जो रियलिटी पे बेस्ड है, वो बताती हैं कि एक्चुअली में जो फिशिंग इक्विपमेंट्स है उससे ज्यादा जो मराइन एनिमल्स है उनको हार्म पहुंचा है। तो ग्राउंड लेवल पे जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है, प्लास्टिक का यूज है, वो कम कुछ क्वांटिटी में हुआ होगा, बट इतना नहीं हुआ है कि हम उस चीज को ज्यादा सिग्निफाई कर सके कि ह्यूमंस में उतना उस चीज को लेके अवेयरनेस आई है। वी नो कि सिंगल यूज प्लास्टिक कम हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। अभी रिसेंटली अर्थ डे पे जो हमारा टॉपिक था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, एंड UN ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक्स, जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स आए हैं ग्लोबली एज वेल एज बाय आवर गवर्नमेंट, लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक, स्वच्छ भारत। बट on the ground level people are, even after being aware, they are not able to practice it, because preaching अलग होता है, practice अलग होता है। As a scientist, as a researcher, me and my supervisor, we know that
कि माइक्रोप्लास्टिक्स का क्या ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट हो रहा है। वी रिसेंटली हैड अ फील्ड एक्सपेडिशन जिसमें हमने गंगा रिवर को गंगोत्री से लेके वाराणसी तक कवर किया था, एंड हमने देखा कि हर घाट पे देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन बाय द पीपल, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सबकी धार्मिक जो हमारे बिलीव्स है, जो रिचुअल्स हैं, हम वो कर रहे हैं, हम सब करते हैं, बट लोगों में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिस जगह आप जा रहे हो, जहाँ पे आप पूजा कर रहे हो, आप वहां पे उसकी क्लीनिनेस का भी ध्यान रखो। जैसे हर शाम हम घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं या घर का जो भी कचरा हम साफ करते हैं, वैसे ही हमें घाट को, नदी के आसपास हमें उस चीज का इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम उस चीज को साफ भी रखें। हम रिसर्च में अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया में जितने भी वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमि जिसको बोलते हैं, इंडिया में जितने वेटलैंड्स है, जैसे चिलिका लेक हो गया या फिर वेम्बनाड लेक हो गया, रामसर साइट्स जिनको बोला जाता है, वहां पे भी प्लास्टिक का कंटामिनेशन मिला है, फिशेज में, सेडिमेंट्स में, वाटर में देखा जाए तो हमारी जो मेजर रिवर्स है लाइक गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, जितने भी रिवर्स है, सब पे माइक्रोप्लास्टिक की रिसर्च हुई है। सब में पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक का फाइबर फ्रैगमेंट्स और अन्य तरह के प्लास्टिक्स हमें मिले हैं, जो कि बड़े प्लास्टिक से टूट के आते हैं। बड़ा जो प्लास्टिक पॉलीथीन हो गया, देखा जाए तो अगर हम अपनी कंट्री को देखें तो हम अपनी कंट्री के हर सेगमेंट्स को देखेंगे कि कौन से लोग कैसे प्लास्टिक्स को यूज करते हैं। हमें एक चीपर ऑल्टरनेटिव की जरूरत है ताकि हम उस प्लास्टिक के प्रोडक्शंस को कम कर सकें। अभी नेचुरली अगर देखा जाए कि प्लास्टिक्स का अगर हम यूज देखें तो सबसे ज्यादा पेट प्लास्टिक्स, पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये सब सबसे ज्यादा आता है रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बॉटल्स में, पॉलिथिन्स में, सब्जी के जो बैग्स होते हैं। कुछ लोग ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं कि क्लॉथ बैग्स यूज करते हैं, बट सब लोग ये नहीं कर रहे हैं। वी आर वेरी अवॉइडेंट। एक टर्म होती है जैसे कार्बन फुटप्रिंट, हमने लेके आए थे बाय द ग्लोबल साइंटिस्ट इन एवरीथिंग, जिसने कार्बन फुटप्रिंट स्टार्ट किया कि हम देखेंगे कितना ग्लोबल एमिशन होता है कार्बन का थ्रू, बिकॉज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। उसी तरीके से मुझे लगता है कि हमें एक प्लास्टिक फुटप्रिंट भी स्टार्ट करना चाहिए कि कौन कितना प्लास्टिक कंजम्पशन कर रहा है, ताकि हम ये देख सकें कि प्लास्टिक का एक्चुअली में कंजम्पशन कितना हो रहा है। बिकॉज प्लास्टिक अल्टीमेटली अगर रिसर्च में देखा जाए, जो अभी ह्यूमन ब्रेन में पाया गया है, प्लेसेंटा में, और जैसे प्लास्टिक्स में से जो भी एडिटिव्स रिलीज होते हैं, जैसे सर ने बताया, वो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं। स्पेशली फीमेल्स में क्या होता है कि जो हम प्लास्टिक का पानी, बॉटल्स का पानी पीता है, पेट बॉटल्स, उसमें से जो केमिकल रिलीज होता है वो इट इज अ मिमिक ऑफ द एस्ट्रोजन और सम काइंड ऑफ हार्मोन इन द फीमेल बॉडी। तो अगर फीमेल उस चीज को लेती है तो देयर आर सर्टेन डिजीजेस लाइक पीसीओडी एंड पीसीओएस व्हिच इज वेरी मच प्रिवेलेंट इन टुडेज वर्ल्ड। एवरी थर्ड पर्सन और एवरी सेकंड वुमन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और पीसीओएस। व्हाई? बिकॉज हमारे पास जितने भी केमिकल्स हैं वो सब हमारे बॉडी में जा रहे हैं। एवरी डे वी आर टेकिंग सम फॉर्म ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, क्या तो वो सब्जी में होगा, या फिर वो पानी पीने के पानी में होगा, या तो वो हवा में होगा। चाहे आप माउंट एवरेस्ट की पीक से ले लो या फिर आप नीचे ग्राउंड वाटर तक ले लो, देयर इज ऑलवेज द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। दिल्ली में आप देख सकते हो भलसवा लैंडफिल है, हमारे पास 3 नॉन इंजीनियर्ड लैंडफिल्स है, भलसवा, गाजीपुर, एंड देयर इज वन मोर, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम, ओखला। सो भलसवा लैंडफिल में अगर आप देखा जाए तो वो नॉन इंजीनियर्ड लैंडफिल है। बहुत टाइम से उसके आसपास भलसवा डेयरी भी है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, पर किसी ने ये देखा है कि वहां पे जो लीचिंग होती है पानी की, जो लीचेड जाता है, उसमें कितना माइक्रोप्लास्टिक है जो अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर के अंदर जाता है, उसके पास में जो वेटलैंड है उसके अंदर भी जाता होगा, वहां की बायोडाइवर्सिटी को भी इफेक्ट करता होगा। पर ये चीज कहीं भी अकाउंटेबल नहीं है। हम अगर जी रहे हैं तो हम जी ही रहे हैं, हम सिर्फ सरफेस लेवल पे अवेयरनेस देख रहे हैं, बट हम ग्राउंड लेवल पे कितना काम कर पा रहे हैं उसके लिए? क्या हम सिर्फ पेपर्स के लिए ही काम कर रहे हैं? क्या हम एक्चुअली में अपना रियल लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं कि हम प्लास्टिक को एकदम बैन करेंगे, अवॉइड करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि रिसर्च इज नॉट अबाउट द रिसर्च शुड नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू द प्रीचिंग, इट शुड बी अबाउट द प्रैक्टिसेस ऑल्सो। बिल्कुल सही कहा दीपिका जी आपने। अगर हम इंडिया में बात करें तो प्लास्टिक कंजप्शन दिल्ली पर कैपिटा इट्स 11 kg पर कैपिटा पर ईयर, जो ग्लोबली जो कंजप्शन है 28 kg से काफ़ी लोअर है।
फिर भी ये काफी कंसर्न का विषय है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन वाइज अगर क्यूमुलेटिव डाटा देखें तो प्लास्टिक प्रोडक्शन है, जैसा कि दीपिका जी ने बताया कि हेल्थ इफेक्ट की अगर बात करते हैं तो प्लास्टिक, क्योंकि मैराइन कंटामिनेशन बहुत ज्यादा है, तो मैराइन कंटामिनेशन में फर्स्ट जो कंज्यूमर है वो प्लैंकटन है। प्लैंकटन से वो स्मॉल फिशेज में आएगा, इस स्मॉल फिशेज से बिग फिशेज में आएगा, एंड थ्रू बिग फिशेज इज अल्टीमेटली कमिंग टू द ह्यूमन। सो ह्यूमन इज द अल्टीमेट यूजर ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक। उसमें भी बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे कि हम इंगेशन के थ्रू माइक्रोप्लास्टिक को लेते हैं तो इट डिपोजिटेड और माइक्रो गट and it disturb the microbiota of this intestine, which lead to the different kind of this diseases related to the digestive system block, tissue injury, hormonal imbalance. दीपिका already बता चुकी है कि it disturb the endocrine disturbing substances which lead to the different diseases like PCOS and PCOD. Reproduction failure is also a big issue, and bioaccumulation. Biomechanical, because the size of microplastic sometimes is a nano size, and when it's a nano size, it will directly go to the bloodstream, and through bloodstream it's going to the different organ like brain, kidney, liver. अभी तक कुछ स्टडी ऐसी मिल गई है कि माइक्रोप्लास्टिक प्लेसेंटा में डिटेक्ट हुआ है। इट्स सो कि वो एक प्रोजनी से दूसरी प्रोजनी में भी माइक्रोप्लास्टिक ट्रांसफर हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो माइक्रोप्लास्टिक का कंटामिनेशन एक सोचनीय विषय है, जिसपे काफी रिसर्च करने की जरूरत है। कुछ स्टडी है जो शो करती है कि आउट ऑफ 10 पीपल 8 people excreta had this microplastic contamination. So that question is how we have to fight with the microplastic, how we can reduce its production, consumption, and what kind of precaution we have to take when we use the microplastic products or like that, because microplastic is coming from the plastic product. So इस विषय पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनीसा जी है। अनीसा जी प्लीज। जी, तो सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि हम इससे कैसे बचे, और हमें पता नहीं होता है कि वी आर द एक्चुअल सोर्स जहां से हम माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है। हम हर दिन इसको यूज कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। एक स्टडी पे देखा गया है कि इंडिया में हम लोग काफी 3 लाख टन माइक्रोप्लास्टिक को वाटर पे डंप करते हैं। आफ्टर चाइना हम लोग डंप करते हैं वाटर पे। अब वाटर से क्या होता है कि कोई भी प्लास्टिक प्रोडक्ट जो डंप करते हैं वो आता है हमारे पास कैसे, पानी से, जैसे सर बताए, दीपिका बताई, तो वो हम तक पहुंच जाते हैं थ्रू खाने के सोर्स से, या हम जो पानी पी रहे हैं कंटामिनेटेड पानी वहां से। तो इससे बचने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने भी काफी पॉलिसीज लागू किए हैं। जैसे मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए हैं और वो उसको अमेंड किया गया है पर्टिकुलरली फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द प्लास्टिक कंटामिनेशन। और उसमें बताया जाता है कि हम सिंगल यूज जो प्लास्टिक है जो हम हर रोज यूज करते हैं, जैसे पानी का बॉटल हो गया, कप्स हो गए, प्लेट्स हो गए, उसको बैन कर देना, सिंगल यूज प्लास्टिक। और एक है जो प्रमोट करता है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो इंडस्ट्रीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस प्लास्टिक के रिसाइकल होने में। फिर और एक नया स्कीम निकाला है गवर्नमेंट ने जो स्वच्छ भारत अभियान है, जो 2014 में लागू किया गया है, जहाँ पे भी हम ये लागू किया गया है गवर्नमेंट ने कि we stop the single use plastic and we stop disposing into the water bodies which are present in India, चाहे वो लेक हो, रिवर हो, कुछ भी हो। And then there is another project which is run by FSSAI, जो हमारा फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट लागू किया गया है, क्योंकि जो फूड है वहाँ पे भी हम काफी कंटामिनेशन देखे हैं माइक्रोप्लास्टिक के। और उसके साथ भी काफी रिसर्चेस चल रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, जो काफी लैब्स कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का बहुत सारे वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेस भी, गवर्नमेंट ने कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं टू फॉर पब्लिक अवेयरनेस कि हम कैसे। अब
क्वेश्चन आता है कि क्या क्या हम कर सकते हैं, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज पब्लिक कि हम कैसे माइक्रोप्लास्टिक को कम कर सकते हैं। कुछ ऑल्टरनेटिव्स दे सकते हैं, जैसे हम जो रेगुलर कटलरी, जब हम फूड आउटसोर्स करते कहीं पे, हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो जो कटलरी यूज करते हैं वो प्लास्टिक के ना हो। जो प्लेट्स होते हैं उसका हम ऑल्टरनेटिव सोर्स यूज कर सकते हैं, जैसे बैम्बू हो गया, मेटल्स हो गए। और पहले भी हम इंडियन कल्चर पे जैसे देखते हैं कि हम पहले बनाना लीफ को यूज करते थे, हम उसको एज एन ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। एंड देन वी कैन ऑल्सो यूज कॉटन और लाइनिन क्लोथिंग, बिकॉज क्लोथिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स जहाँ से माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन, मतलब एक अच्छा सोर्स है क्लोथिंग भी, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वहां से हम वाटर, वो सिंथेटिक फाइबर जब हम वॉश करते हैं वहां से कंटेमिनेशन होता है वाटर पे, वाटर से फिर फिश से ह्यूमन। तो इसको रोकने के लिए भी हम ऑल्टरनेटिव कॉटन और लिनन यूज कर सकते हैं। एंड देन जो पब्लिक को वो करना, जैसे हम डे टू डे लाइफ में ड्राई और वेस्ट जो होता है, ड्राई और वेट वेस्ट जो होता है उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन एंड रेमिडिएशन। एंड देन वी कैन ऑल्सो यूज फिल्टर्स फॉर द वाटर सप्लाईज, जो नैनो फिल्टर्स मौजूद है मार्केट में, जिससे हम माइक्रोप्लास्टिक को सोर्स में ही ट्रीट कर सकते हैं। तो हम और भी काफी सारी इको फ्रेंडली तरीके हैं, हमें इसको जो हमें प्रमोट करना चाहिए, जैसे पैकेजिंग हो गया, हम कम से कम उसको यूज करें, प्लास्टिक को कम से कम यूज करें, हम हमेशा अपना कंटेनर्स या वाटर बॉटल्स कैरी करें। तो ऐसे पब्लिक अवेयरनेस का भी काफी जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ में, हमारा प्लेनेट का सेफ्टी हमारे हाथ में है वो। तो धन्यवाद अनीसा जी। अनीसा जी ने काफी अच्छी बातें बताई कि कैसे हम प्लास्टिक को कम कर सकते हैं। एक बात तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप चाय वगैरह ले या फिर गर्म चीजें ले तो उसको खाना पैक कराए तो प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बैग वगैरह में पैक ना कराए, या फिर अगर चाय जितना भी कोशिश हो वो कुल्हड़ में चाय पिए, ना कि प्लास्टिक के कप में चाय पिए। तो ऐसे डेली हम अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों में प्लास्टिक के कंटामिनेशन, माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन से बचा जा सकता है। क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन ऐसा है कि जो विजुअली हमें नहीं दिखाई देता। अगर वाटर में दूसरी तरह का कंटामिनेशन है, सपोज करो कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन है या फिर हैवी मेटल कंटामिनेशन है, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा या फिर वो ऑर्डर उसका वाटर का चेंज हो जाएगा। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन, उसका साइज इतना स्मॉल होता है कि वो हमें विजुअली दिखाई नहीं देता और टेस्ट में भी इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो इस तरह के जो इनविजिबल कंटामिनेशन है उसको बचने की जरूरत है। धन्यवाद।